नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस सेशन डियर स्टूडेंट्स। एंड आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? तो सर हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स की तैयारी, जिसमें हम कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न, क्वेश्चन को सॉल्व और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग। अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं ये आपको एक बार याद दिला देता हूं, क्योंकि याद तो है आपको पर फिर भी। तो अब तक हम लोग हमारे मैथ्स के टेक्स्ट बुक के काफी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 या 10 ये 10वां चैप्टर है और एक हमने और खत्म कर लिया है। तो काफी सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके हैं। यदि आपने कोई भी चैप्टर नहीं देखा या किसी भी चैप्टर में आपको समस्या आ रही है तो आपकी हर समस्या का समाधान है मैग्नेट ब्रेन्स। हमने अब तक क्या कर लिया है? 10th चैप्टर में हमने बेसिक्स देख लिए हैं। सॉलिड शेप्स जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनको हमने काफी एक्सप्लोर किया, काफी देखा। चीजों का टॉप व्यू, साइड व्यू और वो क्या कहते हैं उसको, फ्रंट व्यू हमने चेक किया। तो ये काफी प्रैक्टिकल टॉपिक थे जिनको करने में काफी मजा आता है। आज हम करने वाले हैं वो चीज जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक फॉर्मूला है यूलिट फॉर्मूला, वो हम पढ़ने वाले यूलर्स फॉर्मूला, और साथ ही साथ पूरी हम जो हमारे थ्योरी है इस चैप्टर की वो थोड़ी सी कवर करने वाले हैं। आपको क्या करना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छे से पढ़ाई करनी है, इतना ही। एक छोटा सा आपका टेस्ट है यहाँ पे। क्या आपको यहाँ पे पेन चलता हुआ दिख रहा है? यस सर। क्या पेन गायब होता हुआ दिख रहा है? जी सर। वेरी गुड। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे चीज जिसका नाम है फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। ना अब ये क्या होता है भाई? किसी भी 3D फिगर में उसके जो पार्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर फिगर के, उनके नाम है फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। जब हम 2D फिगर्स पढ़ते तो हम पढ़ते हैं साइड होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो उन्हीं का जब आप 3D में पढ़ते हैं तो क्या चीज को क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज का एक नाम होता है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो सामने आपको दिख रहा है ये फ्रंट वाले बड़े बड़े, दीज आर कॉल्ड फेसेस। तो एक ये फेस, एक इधर पे, एक इधर पे, 3 ऊपर 4, ये 5, और पीछे की तरफ एक 6 फेस हैं। ठीक है, किसके? एक क्यूबॉइड के। अब तो ये जो प्लेन सरफेस होती है सारे साइड, इसको हम कहते हैं क्या? फेसेस कहते हैं। ठीक है, अब जहां पे ये दो फेसेस मिलते हैं उनको आप कहते हैं एज, किनारा। ठीक है, तो ये किनारे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 इस तरफ हो गए, पीछे भी 4, 1 2 3, और ये नीचे वाला 4, 8 9 10, तो 11 और 12 किनारे हो गए। ठीक है, 12 एजेस। ठीक है, और एजेस भी जहां पे मिलती है, मतलब जहां पे आपका फिगर एजेस भी मिलती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं सर? उन्हें कहा जाता है वर्टेक्स, जहां पे आपकी एजेस मिलती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अक्सर इंसान एज और वर्टेक्स में कंफ्यूज हो जाता है। फेसेस तो सबको याद रहते हैं। तो देखो यहाँ पे, जहां पे यहाँ ऐसे वी बन रहा है, ठीक है, वो होती है आपकी वर्टेक्स, जहां पे वी बन रहा है। ठीक है, और जहां पे वी नहीं बन रहा है, जहां पे दो चीजें मीट कर रही हैं, वो कहलाती है एज। ठीक है, किनारा। एक याद रखने के लिए, बाकी तो आप जिस तरीके से याद रखना चाहें। वो वर्टेक्स होती है कहां पे भाई? एज पे होती है, जहां सब कुछ कनेक्ट होता है। फेस कनेक्ट होता है फेस से, और एज कनेक्ट होती है एज से। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे यदि हम इसको एनालाइज करें तो इसमें ये हो जाएगा आपका फेस। ठीक है, कुछ इस प्रकार, ये जो सामने दिख रहा है वो हो जाएगा आपका फेस। ठीक है, उसके अलावा ये जो कोने की बाउंड्री है, जिसको अभी मैं जिस पथ पे मैं अभी चल रहा था, वो कहलाएगा आपका एजेस की वर्टेक्स। सर वो कहलाएंगी एजेस। और ये जो कोने हैं जहां पे ये सब कुछ मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या कहते हैं उनको? वर्टेक्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, एग्जाम में काफी बार ये सवाल आ सकता है, व्हाट इज एज, व्हाट इज फेस, व्हाट इज वर्टेक्स। और अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हो गए तो फिर आपके नंबर में हल्का सा फेर हो जाएगा, कुछ कम हो जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो हम ये कुछ टाइप के सॉलिड है जिनको हम आपको देखने का आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हैं। ठीक है, लेकिन तीनों में कुछ चीजें कॉमन है और ये तीनों एक ही परिवार का हिस्सा है। सर ऐसे कैसे? ये कुछ अलग बना हुआ है, ये दो साथ में मिले हुए हैं भाई। नीचे एक क्यूबॉइड है, ऊपर ऐसा ही दिखने वाला एक फिगर है। यहां पे तो आपने एक कोना काट ही दिया है, तो फिर ये किस टाइप के सॉलिड है सर? तो भाई साहब ये हैं आपके पॉलीहाइड्रॉन्स। क्या नाम है इनका? पॉलीहेड्रॉन। सॉरी,
क्या होते हैं पॉलीहेड्रॉन, पहले हम समझ लेते हैं भाई। वैसे आपके 3D ऑब्जेक्ट्स जहां पे आपको प्लेन सरफेसेस देखने को मिलती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं। और हमने आपकी सुविधा के लिए इनके ठीक बाजू में वो फिगर्स बनाए हैं जो कि पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है। तो इनका डिफरेंस आपको इमेज देख के ही समझ में आएगा भाई, चित्र देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे यदि आप देख रहे हैं तो सारी जो आपके फेसेस हैं वो कैसे हैं, वो फ्लैट हैं, ठीक है। परंतु यहां पे कैसे, यहां पे देखो फेसेस ये गोलाकार हो गया, ये भी कर्व्ड हो गया, ये भी कर्व्ड हो गया। तो अगर आपकी सरफेसेस प्लेन नहीं है, सीधी नहीं है, फ्लैट नहीं है, तो आप पॉलीहाइड्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहां पे और डिटेल में अगर हम समझेंगे तो यहां आपके पास स्फीयर है, कोन है और सिलेंडर है, ठीक है। अब यदि आप स्फीयर को देखेंगे तो उसमें जो ये वाली सरफेस है वो कैसी है, कर्व्ड है। कैसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस वाला कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आपका पॉलीहाइड्रॉन नहीं कहलाता है। जैसे यहां पे अगर आप कोन को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कोन का जो ये सरफेस है ये वाला, ठीक है, ये है लैटरल सरफेस, मतलब ये घुमावदार है, ये स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। सिमिलरली जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें भी आपके पास कर्व सरफेस आती है, मतलब घुमावदार सरफेस आती है। तो यदि घुमावदार है, सड़क सीधी सीधी नहीं है, तो मतलब सिंपल है कि भाई साहब आप क्या हैं, आप पॉलीहाइड्रॉन नहीं हैं, पॉलीहेड्रॉन सॉरी, क्या नहीं है, पॉलीहेड्रॉन आप नहीं हैं। तो यदि आपको क्या चेक करना है कि यदि एक भी सरफेस ऐसी है जो कि टर्न वाली है, जो कि फ्लैट नहीं है, ठीक है, जिसमें कर्व है, वो सारी पॉलीहाइड्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपको यह भी पढ़ना है कि भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या फर्क है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्वेक्स। इनमें आपका डिफरेंस किसका होता है सर, डिफरेंस होता है डायगोनल का। देखो जीवन में जब भी आप कॉन्वेक्स कॉनकेव अगर फिगर की बात करेंगे, चाहे वो आपके क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में हो चाहे यहां पे हो, यदि डायगोनल आपकी इमेज के ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहती है तो वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। सेम हैपेंस विद क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। यदि डायगोनल ऑब्जेक्ट के अंदर ही है तो वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स, यदि बाहर निकल जाती है तो वो कहलाएंगे कॉनकेव। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो इनकी जो डायगोनल बनेंगी सारी, एक एंड से दूसरे एंड तक, वो सब की सब अंदर होंगी, ठीक है, इनकी भी अंदर होंगी। लेकिन यहां पे जब आप इनको इससे जोड़ेंगे, ठीक है, तो है तो सारी सरफेस फ्लैट, लेकिन ये जो डायगोनल है ये बाहर निकल रही है। ये देखो यहां पे, इधर पे इसको आप इससे जोड़ोगे तो फिर ये भी इमेज के बाहर है, आपके ऑब्जेक्ट के बाहर है, ठीक है। यहां पे जब आप जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये सारी डायगोनल जो भी मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ये सब कहां है, ऑब्जेक्ट के बाहर है। तो इसलिए ये क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। एक बार दोबारा फर्क समझें। सबसे पहले हमने देखा कि भाई पॉलीहाइड्रॉन क्या होते हैं, तो अगर मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइंड कराऊं तो पॉलीहाइड्रॉन वो वाले आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लैट सरफेसेस से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल ये आपने देख लिए, थोड़े और आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ पॉलीहेड्रॉन कौन से नहीं होते हैं ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई वो कैसे समझते हैं, तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स या वो वाले 3D फिगर्स जिनकी सरफेसेस प्लेन नहीं है, जिनकी सरफेस में घुमाव है, कर्व है, टर्न्स हैं, ट्विस्टेड है, वैसे वाले जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स के अंदर भी हमें जो कैटेगरी पढ़नी होती है वो होती है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। अब कॉन्वेक्स वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हो, कॉन्वेक्स आपका पॉलीगॉन हो, कुछ भी हो, उनका एक ही डेफिनेशन होता है। कॉन्वेक्स अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायगोनल उसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। चाहे वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जो आप तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं शायद क्वाड्रिलैटरल्स में, चाहे वो यहां पे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हो जिसमें डायगोनल कहां रहेगी, अंदर रहेगी। ये दोनों जो फिगर्स यहां एग्जांपल में दिए ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि इनकी डायगोनल बाहर निकलेगी। कुछ इस प्रकार मान लीजिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट से कनेक्टेड, ये पॉइंट से कनेक्टेड, ये सारे कहां हैं, डायगोनल्स ऑब्जेक्ट के बाहर लाए कर रहे हैं, जबकि वहां पे अब अगर आप ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे।
अब आपको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर का मतलब हमेशा होता है, जैसे कि आप क्वाड्रिलेटरल्स में भी पढ़ के आए हैं, जिसके सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, इफ द फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, अर्थात भाई जितना मेजरमेंट इस फेस का है उतना ही मेजरमेंट बाकी फेसेस का भी है। मतलब अगर ये एक स्क्वायर है 5x5 का, तो ये भी 5x5 का स्क्वायर, ये भी 5x5 का स्क्वायर, मतलब सारी चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, तो अब क्या है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। एग्जांपल क्यूबॉइड, ठीक है। वर्टाइसिस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर, मतलब आपका जो ये वर्टाइसिस हैं वो भी बराबर रहेंगी, एंगल भी बराबर रहेंगे, डायमेंशंस की लेंथ भी बराबर रहेगी, तो सब कुछ एक दूसरे के बराबर रहेगा। जैसे क्यूब होता है उन्हें आप कहते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। अब यहां पे आपको दूसरा एग्जांपल दिया है कि ये जो पॉलीहेड्रॉन है ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट बट द वर्टाइसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। 3 फेसेस मीट एट ए बट 4 फेसेस मीट एट बी। अच्छा ओके, ये देखो यहां पे क्या कहना चाह रहा है भाई, आप अगर वर्टाइसिस पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मिल रहा है, एग्जांपल यहां पे देखो, एक ये वाला फेस, एक ये ऊपर वाला फेस और एक ये नीचे वाला फेस, कितने फेस मिले यहां पे, 3, ठीक है। इधर पे जब आप चेक करेंगे तो ये भी 1 2 और एक उधर पीछे वाला 3। तो अगर आप रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है तो आपके वर्टाइसिस पे कितने फेसेस मिल रहे हैं वो भी सेम ही रहना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो आपकी वर्टाइसिस पे कितने फेस मिल रहे हैं भाई, यहां पे जो आपने एग्जांपल ड्रॉ किया उसमें 3 मिल रहे हैं, लेकिन यहां पे हालांकि आपने सब कुछ एक दूसरे के बराबर बना दिया, लेकिन परंतु किंतु पॉइंट ए पे देखो कितने फेस मिल रहे हैं सर, एक ये, दूसरा इधर वाला, तो एक ये हो गया जो हमने ड्रॉ किया, दूसरा ये वाला और तीसरा उसके ठीक पीछे वाला, 3 फेस यहां मिल रहे हैं ए पर। अब जब आप बी की बात करेंगे तो एक, ठीक है, ये दूसरा, यहां पे एक ये वाला तीसरा और एक ये वाला चौथा, यहां पे 4 फेस मिल रहे हैं। अरे भाई रेगुलर का मतलब है सब कुछ एक दूसरे के बराबर। तो हमने देखा था भाई रेक्टेंगल ए पे 3 मिले, बी पे एक बार दोबारा देखो, ये एक, ये दूसरा इधर वाला तीसरा और ये वाला चौथा, 4 फेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से ये पॉलीहेड्रॉन क्या हो जाता है, रेगुलर नहीं हो पाता है। तो रेगुलर होने के लिए क्या थी कंडीशन भाई, सब कुछ एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये रेगुलर है क्योंकि इसका साइज में है, फेसेस एक दूसरे के बराबर, और जहां जहां पे ये मिल रहे हैं मतलब वर्टाइसिस पे कितने फेसेस मिल रहे हैं वो भी बराबर, उनकी लेंथ भी बराबर, सब कुछ बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हालांकि साइज सबका बराबर है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 फेस मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो आप उसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं बोल सकते। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था जी सर। तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होने के लिए एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो यहाँ पे सिखाई गई वो ये कि वर्टाइसिस पे जब आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ फेसेस जो वहां पे मिल रहे हैं वो भी फिक्स होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। चलिए यहां पे हम कर देते हैं एक बार स्क्रीन को क्लियर और मूव कर देते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बेसिकली। तो यहां पे हमें प्रिज्म और पिरामिड का कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ठीक है भाई। ये है प्रिज्म और ये है पिरामिड, ये है नॉन प्रिज्म। देख ले दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वी से दैट अ प्रिज्म इज अ पॉलीहाइड्रॉन। तो भाई प्रिज्म की परिभाषा क्या है, तो कोई प्रिज्म पॉलीहाइड्रॉन ही होता है, कोई भी प्रिज्म, ठीक है, whose बेस एंड टॉप, जिसका बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, एंड whose faces that is lateral faces are parallelograms in shape, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है भाई, बेस और टॉप होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर, जैसे इनको आप प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई, क्योंकि ये वाला है आपका टॉप, ठीक है, नीचे है आपका बेस और ये दोनों के डायमेंशंस बराबर हैं, ठीक है, इनको आप कहेंगे प्रिज्म। यहां पे आप देखेंगे तो भाई ये रहा टॉप, ठीक है, ये रहा बेस, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट बराबर है। सर इसका मतलब
क्यूबॉइड भी एक तरीके से प्रिज्म होता है। जी हाँ, बिल्कुल, देखकर तो ऐसा आप बिल्कुल बोल सकते हैं, पर अक्सर हम जब भी प्रिज्म का एग्जाम्पल देते हैं तो हमेशा कुछ इस टाइप का फिगर बनाते हैं। और एक और बात देखो, इसके जो ये लैटरल सरफेस है, मतलब साइड वाली, ठीक है, ये कैसी है सर? ये तो क्यूब, मतलब आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के शेप की है। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो ये है रेक्टेंगल शेप की, पर आपका बेस है ट्राइंगल शेप का, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर ट्राइंगल शेप का बेस है तो ऊपर भी ट्राइंगल ही होना चाहिए, नहीं, ऊपर और नीचे से आजू बाजू में आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कोई सा भी पॉलीगॉन रख सकते हैं, ट्राइंगल भी हो सकता है। वैसे अक्सर पैरेललोग्राम कहा जाता है, तो पैरेललोग्राम होगा तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। अब भैया ये प्रिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां पे अगर आप देखें तो इनका बेस है एक रेक्टेंगल या फिर एक पैरेललोग्राम, परंतु यहां पे जो टॉप है वहां पर तो कुछ है ही नहीं। इनको भी आप देखेंगे तो इनका बेस है एक ट्राइंगल और टॉप पे कुछ भी नहीं है यहां पे, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रिज्म नहीं है, इनको आप शायद पिरामिड कहेंगे, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है भाई? प्रिज्म में बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है कि आपका बेस और टॉप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे हमेशा प्रिज्म होने के लिए? सर बेस और टॉप चेक करेंगे। यदि बेस और टॉप एग्जिस्ट करता है, सेम है डायमेंशन में, बड़ा छोटा नहीं है, तो हम उसको प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो फिर पिरामिड किसको कहेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑन द अदर हैंड, मतलब उल्टी तरफ, अ पिरामिड इज अ पॉलीहाइड्रॉन, होता ये भी पॉलीहाइड्रॉन है, whose base is a polygon, ठीक है, and whose lateral surfaces are triangles with common vertex, ठीक है। अब पिरामिड में क्या होता है? तो भाई पिरामिड में ये होता है कि बेस तो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, परंतु टॉप पे कुछ होने की जगह, जैसे यहां पे क्या है, टॉप पे भी सेम ही फिगर है, यहां पे क्या बोल रहा है? टॉप पे ऊपर कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपके वर्टेक्स हैं उन्हीं को आप मिला, जो आपके फेसेस है ना उन्हीं को आप मिला दीजिए। देखिए आपको क्या मिलता है, कुछ इस प्रकार। यहां पे आपने ये 3 ट्राइंगल को मिलवा दिया, ठीक है, आगे पीछे वाले को, और आपका पिरामिड हो गया तैयार। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? वहां पे टॉप और बॉटम दोनों रहता है, दोनों सेम साइज के होते हैं, यहाँ पे केवल बॉटम रहता है, और जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ट्राइंगल्स होती हैं। तो इसकी साइड होती है पैरेललोग्राम, इसकी साइड होती हैं ट्राइंगल्स। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम में आपको उत्तर लिखना है तो आपको क्या चीज याद होनी चाहिए कि भाई प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म होता है पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, जिसके बेस और टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड अदर फेसेस, दैट इज लैटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पिरामिड में क्या होता है भाई? पिरामिड में भी होता तो पॉलीहेड्रॉन ही है, लेकिन बेस इज अ पॉलीगॉन, ठीक है, ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स। मतलब बेस कैसा हो सकता है? ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, 5 पेंटागन वाला हो सकता है, हेक्सागन वाला हो सकता है। बेस कैसा भी हो, उसका टॉप नहीं रहता, बल्कि टॉप की जगह पे जो ट्राइंगल्स आपने बनाए हैं बेस पर, वो जगह ले लेते हैं और वो एक अपना एज बना देते हैं, एक वर्टेक्स बना देते हैं, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो जो ट्राइंगल्स आप रखते हो, बेसिकली पहले आपने एक बेस चूज किया, उसके ऊपर आप ट्राइंगल्स रखते जाते हो तो आपको एक पॉइंटेड सी चीज मिलती है, ठीक है, और आपको ऐसा कुछ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है कि जो अपना पिरामिड है, जो वर्ल्ड में फेमस पिरामिड्स हैं, ठीक है, उसमें वो कितने उसका जो बेस है वो कितने साइड्स का है, ठीक है। आमतौर पे कहा जाता है कि सर वो 4 साइड्स वाला है, ठीक है, कितने साइड्स वाला है? जो उसका बेस है वो 4 साइड्स वाला है, पर एक्चुअली ज्यादा का है शायद। तो आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है, आपको पढ़ना है कि जो पिरामिड है हमारे, ठीक है, इस विश्व में एक ही जगह पे है, बहुत सुंदर है वो, उसका जो बेस है उसकी कितनी साइड्स हैं, ये आपको याद रख पता करके आना है, और मुझे कहां बताना है? इसी सेशन के कमेंट्स में, ठीक है। आपको वो दिखता ऐसा है दूर से, पर उसके बेस में शायद ज्यादा साइड्स हैं, तो वो आपको पता करके मुझे बताना है। चलिए अभी हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, एक एक्टिविटी करनी है हमें जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो पहले हम एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें करना क्या है बेसिकली? तो हमें बेसिकली करना है ये कि यहां पे आपको क्यूबॉइड, पिरामिड, प्रिज्म, इन सब के
फेसेस कितने होते हैं, वर्टाइसेस कितनी होती हैं, एजेस कितनी होती हैं, इनकी जानकारी देनी है। किसको देनी है? ऑब्वियस सी बात है, आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे को जानकारी शेयर करनी है। इतना, ये तीनों कॉलम भरने के बाद फिर बाकी दोनों कॉलम की तरफ आना है। चलिए, सबसे पहले क्यूबॉइड, ये सब हमने देखा है, हमारे हाथ, हमारे पास रहता है, हमारे लैपटॉप को आप देख सकते हैं, हमारा मोबाइल फोन, हमारी किताबें, ये सब किस शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है। जरा गिन के बताइए, सोच के बताइए, एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? तो यदि आप कोई सी भी बुक को हाथ में ले लेंगे तो उसमें देखिए आप 1 2 ऊपर नीचे और साइड के 4, तो मेरे हिसाब से होते हैं 6 फेसेस। कितने? 6 फेसेस। अच्छा, वर्टाइसेस कितनी होती है? वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है सर? वर्टाइस का मतलब जहां पे फेसेस और एजेस मिलते हैं, वो कोने। तो एजेस कितने हो तो वर्टाइसेस कितने? देखो, ऊपर 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 होते हैं वर्टाइसेस मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर सर मेरे पास यहाँ पे हो कोई क्यूबॉइड, देखिए यहाँ पे अगर ये क्यूबॉइड है तो ये वर्टाइस 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4। वर्टाइस और एजिस में फर्क हमेशा याद रखना, अगर आपने उसको कंफ्यूज कर दिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा और आपके नंबर उड़न छू हो जाएंगे कहीं पे दूर। वर्टाइसेस मतलब क्या होते हैं? ये कोने। ठीक है, तो वर्टाइसेस कितनी है? 8 हमने लिखा है। अब जरा एजेस भी गिन लेते हैं पीछे आकर। सर एजेस यदि हम गिनेंगे तो ये होती है एज 1 2 3 4 5 6, ये पीछे एक 7वीं, इधर पे एक 8वीं, 8। ठीक है, फिर 9 10 और ये 11 और एक 12। कुछ इस प्रकार 12 एजेस मुझे देखने को मिल रही हैं। तो भाई 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस और 12 एजेस। अभी मैं बाकी दोनों कॉलम को भी छोड़ रहा हूं, पहले ये पूरा भर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे भी हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पिरामिड। ये भी हमने कहीं देखा था, कहां पे? पीछे ही था बेसिकली। ये रहा आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। गिनिए कितने फेसेस? सर एक फेस ये वाला, एक इधर वाला 2, एक इसके ठीक पीछे होगा 3 और एक नीचे होगा 4। कितने फेसेस? 4 फेसेस। अब जरा क्या गिनना था? नेक्स्ट था वर्टाइसेस गिनने, तो वर्टाइसेस गिनो। सर एक ये ऊपर वाला, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस हो गए 4। ठीक है, अब जरा एजेस गिनने का कष्ट करें। सर एजेस अगर हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितने एजेस? 6 एजेस होने चाहिए। तो भाई 6 8 12 थे क्यूबॉइड में। और ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड आप कैसे पकड़ते हैं भाई? ट्रायंगुलर मतलब होगा वो बेस डिफाइन कर रहा है। ठीक है जब भी आप डिफाइन करते हैं कैसा पिरामिड है या फिर कैसा प्रिज्म है, तो जो पहला वर्ड है वो डिफाइन करता है बेस कैसा है। ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब बेस क्या है? ट्रायंगुलर है और उसके ऊपर फिर आपने पिरामिड बनाया है। तो हमारा सवाल था कि भाई इसमें कितने होते हैं, तो हमने गणना करके बताया 4 4 और 6। चलिए, अब आप देखते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। ये भी हमारे पास है, कहां पे? यहीं पे है। देखिए ये रहा। कैसा दिखेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म? तो ये देखो बेस कैसा हो गया सर? बेस हो गया ट्रायंगल और उसके ऊपर बनाया हुआ प्रिज्म है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब जरा इसके फेसेस गिनो पहले। सर एक, यहां पे ये दूसरा, इस तरफ तीसरा, ये सामने जो होगा वो होगा चौथा और ऊपर जो होगा वो है 5वां। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है 3D फिगर है। ध्यान से देखो एक बार, नीचे वाला ऊपर वाला। ठीक है, उस तरफ जो पीछे है वो वाला, इस तरफ जो पीछे है वो वाला, और इन सब के अलावा जो एक सामने आपको दिख रहा है ये, जिसके थ्रू आप बाकी सारे फेसेस देख रहे हैं, वो 5वां फेस हो गया। तो आपके फेस की संख्या हो गई कितनी? सर फेस की संख्या हो गई 5। चलिए, अब जरा वर्टाइसेस गिनिए। सर वर्टाइसेस यहां पे 1 2 3 4 5 6 दिख रही हैं। चलिए ठीक है, वर्टाइसेस लिखा आपने 6। अब जरा एजेस को गिनिए। सर एजेस 1 2 3 4 5 6, ये पीछे। ठीक है, भले ही हमें यहां दिख रही है 7 8 9, इस तरीके से 9 एजेस दिखेंगी। चलिए ये भी हमने लिख दिया। यहां पे हम कर रहे हैं इसको क्लियर। अगला देख लेते हैं हम लोग, और क्या पूछा है हमें। ठीक है, और हमें पूछा है पिरामिड विद स्क्वायर बेस। ये भी है हमारे पास। कहां पे है सर? ये रहा
पिरामिड विद स्क्वायर बेस। अब इसमें आपको गिनना है, तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को इरेज कर रहा हूं, हम इसको बाद में ले आएंगे वापस, ठीक है। चलिए, पिरामिड विद स्क्वायर बेस आपको दिख गया। अब गिनिए यहाँ पे फेसिस तर एक नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे आपके फेसिस, ठीक है। अब गिनिए वर्टाइसिस, मतलब कितने कोने हैं आपके पास। तो सर कोने हम जब गिनना स्टार्ट करेंगे तो एक ऊपर वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो 5 मिल जाएंगे आपको कोने, अर्थात 5 हो जाएंगे आपके वर्टाइसिस। अब जरा एजेस गिनिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे आपके वर्टाइस एजेस, ठीक है। ऊपर की वैल्यू क्या थी सर, यहां था 9 और यहां पे था 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। यस सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब लास्ट है हमारा, आपको चाहिए एक प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, ठीक है। अगर प्रिज्म का बेस हो जाता है स्क्वायर तो वो ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रिज्म यदि स्क्वायर बेस का हो जाएगा तो वो ऐसा बन जाएगा जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्यूबॉइड भी कहते हैं। तो आप उसको अगर आप चेक करना चाहेंगे, इसको आप एक बार देखना चाहेंगे, देखिए कैसा होगा यहाँ पे सर यहाँ पे जब आपके एजेस वगैरह हम गिनेंगे तो स्क्वायर बेस वाला प्रिज्म यही है हमारे पास। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस। यस सर। एजेस कितने सर, एजेस हो जाएंगे हमारे पास गिनो कितने होंगे सर, 8, ठीक है। और वर्टाइसिस, सॉरी वर्टाइसिस होंगे 8 और एजेस हो जाएंगे 12। तो स्क्वायर बेस वाला जो प्रिज्म होगा, ठीक है, वो कैसा होगा सर, वो भी होगा एकदम क्यूबॉइड के जैसा ही। तो उसको आप सेम मेजरमेंट रख के भी लिख सकते हैं। चलिए, यहां पे आ गया प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, ठीक है। इसी के साथ हमारे काफी जो वैल्यूज थी वो हो गई है फेल। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला काम। हमारा दूसरा काम क्या था सर, हमारा दूसरा काम ये था कि हमें ये पता करना है कि f प्लस वी करने पे कितना आता है। मतलब जब आप फेसिस और वर्टाइसिस को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है सर, 8 और 6 हो जाएगा 14, 4 और 4 हो जाएगा 8, 6 और 5 हो जाएगा 11, 5 और 5 हो जाएगा 10, यहाँ पे 8 और 6 हो जाएगा 14। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अब इसी के साथ अगर हम उसको देखते हैं e+2 वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे e की वैल्यू है 12, +2 करो 14, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 8 + 2 10 और यहाँ पे 12 + 2 14। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर? हमने ये ऑब्जर्व किया कि सारी वैल्यूज के लिए f + v और e+2 बराबर हैं। तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए f + v = e+2। क्या ये सही है? ठीक है। क्या हमने, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि f + v - e = 2। क्या आपको ये समझ में आया? तो हमने बेसिकली एक्टिविटी के थ्रू समझने का प्रयास किया कि जब आप फेसेस, वर्टाइसिस और एजेस की संख्या को मिलाते हैं, उनके बीच में कुछ घटजोड़ देखना चाहते हैं, तो आपको यही दिखता है कि फेसेस और वर्टाइसिस को मिला के एजेस से 2 ज्यादा आते हैं। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फेसेस और वर्टाइसिस को मिला के जब उसमें से आप एजेस माइनस करेंगे तो आपका उत्तर 2 आएगा। और ये पूरा जो गणित है ये किसने बताया था हमें? ये बताया था आदरणीय यूलर महोदय ने, और उन्हीं के नाम पे इस फॉर्मूले का नाम क्या रखा है? यूलर फॉर्मूला रखा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूले पे बेस्ड काफी सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। आपको क्या रखना है? क्या है फॉर्मूले का नाम? सर फॉर्मूले का नाम है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है। क्या कहता है फॉर्मूला? कि जब आप फेसिस, वर्टाइसिस और एजेस की संख्या के बीच गठजोड़ लगाते हैं तो फेसिस और वर्टाइसिस को जोड़ने के बाद एजेस उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर 2 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान था ये। जी सर। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा एक अच्छी एक्टिविटी जो कह रहा है हमसे, व्हाट हैपेंस टू फेसेस, वर्टाइसिस एंड एजेस इफ सम पार्ट्स आर स्लाइस्ड ऑफ अ सॉलिड। हमने आपके लिए, सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए डायग्राम पहले से बना दिया। क्या बोल रहा है वो? कि यदि आप किसी सॉलिड में से कोई एक हिस्सा काट देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आपने क्या किया?
एक चाकू लिया और एक हिस्सा काट दिया है, तो आपको बताना है क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब क्या फेसेस, वर्टाइस और एजेस में जो हमने कनेक्शन पढ़ा है फिलहाल, दैट इज कि भाई फेस और वर्टाइस को ऐड करने के बाद जब आप एजेस माइनस करोगे तो उत्तर 2 आएगा। ये यहां पे कंटिन्यू हो रहा है या फिर ये खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कितने फेस, कितने वर्टाइसेस, कितने एजेस। सर यहां पे फेसेस की संख्या हो जाएगी, एक बार गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पहले से थे और एक ये नया फेस आ गया है 7वां, भले ही छोटा सा लेकिन फेस तो है, तो कितने फेस हो जाएंगे 7। फेस कैसे जज करते हैं हम सर, अगर सपाट है, एकदम प्लेन है, फ्लैट है तो आप उसको फेस बोलते हैं, तो ये आपका एक फेस हो जाएगा, तो फेस की संख्या हो जाएगी 7। वर्टाइसेस गिन के बताओ कितने होंगे सर। वर्टाइसेस यदि हम गिनने का प्रयास करेंगे तो 1 2 3 4, यहां पे 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने हो गए वर्टाइसेस सर? वर्टाइसेस हो गए 10। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा एजेस गिनने का प्रयास करो। वर्टाइसेस 10 कैसे हो गए सर? पहले एक वर्टाइस था जिसको आपने कट कर दिया तो वो एक माइनस हो गया और 3 नए ऐड हो गए, तो नॉर्मली होते हैं 8, एक माइनस कर दिया क्योंकि एक हमने काट दिया तो हो गए 7, पर 3 नए ऐड हो गए डायग्राम की वजह से, तो हो गए 7 और 3 10। ठीक है, और हमने गिन के भी पता लगा लिया कि वो 10 है। अब जरा एजेस गिन लो तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकेंगे वैल्यूज। सर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, यहां पे 8 9 10 11 12, तो हमने एक्चुअल जो हमारा फिगर था उसी की गिन ली। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो नया 3 बनी है, तो 1 2 3 12 और 3 कितना हो जाएगा सर? 15 एजेस हैं। जब आप फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 7 + 10 - 15 करने पे आपका उत्तर आएगा 2। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है यूलर का, वो यहां पे भी सिद्ध साबित हो रहा है, यहां पे भी वो सही साबित हो रहा है, कहीं पे भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने एक हिस्सा काट के एक नया पॉलीहेड्रॉन बना के भी देख लिया, तब भी फॉर्मूला सही साबित हो रहा है, उसमें बिल्कुल वैल्यूज फिट आ रही। ठीक है, यस सर, क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारी एक्सरसाइज के तरफ। अब हमारा एक्सरसाइज 10.3 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है आपसे? कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव इट्स फेसेस एज 3 ट्राइंगल्स, मतलब क्या 3 ट्राइंगल्स का उपयोग करके आप पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं? जरा सोचिए, 3 ट्राइंगल को आपको साथ में लेके आना है और पॉलीहेड्रॉन बनाना है, कैसे बनेगा? क्या बनना पॉसिबल भी है या नहीं? सर 3 ट्राइंगल हैं, हम आजू बाजू में उनको बैठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो एक यहां, एक इस तरफ, एक इस तरफ। अभी भी जो आपका पॉलीहेड्रॉन है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि नीचे उसका बेस नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको बेस भी बनाना पड़ेगा। तो जितना मैं सोच पा रहा हूं 3 ट्राइंगल से आप पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। सर अगर हम बेस में एक ट्राइंगल लगा दें, ठीक है लगा दिया, एक लगाया आपने इस तरफ, है ना, एक लगाया आपने इस तरफ, चलिए अभी भी तो एक साइड ये वाला जहां पे खाली रहेगा, जहां पे कोई ट्राइंगल नहीं है। चलो यहां तो आपने इन दोनों को चिपका के पैक कर दिया, लेकिन इस तरफ ये वाला रीजन तो अभी भी खाली है, वहां से हवा आ जा सकती है, तो आप वैसा नहीं कर सकते। आपको कैसा चाहिए? पॉलीहेड्रॉन मतलब पैक होना चाहिए, कुछ भी खुला थोड़ी रहेगा, वरना 3D ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? तो 3 ट्राइंगल की मदद से तो हम नहीं बना सकते, नो, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। 3 ट्राइंगल की मदद से आप कोई भी पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। आपको कितने चाहिए होंगे? सर कम से कम 4 ट्राइंगल तो चाहिए ही होंगे। जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक लगा दिया आपने बेस में, जी हां बिल्कुल, एक लगा दिया इस तरफ, एक लगा दिया इस तरफ, और जो चौथा मिला उसको लगा दिया यहां पे, तो आपका पॉलीहेड्रॉन हो गया कंप्लीट, कुछ इस प्रकार। तो 4 ट्राइंगल से तो बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल यस। और हमारे पास एग्जाम्पल भी है 4 ट्राइंगल वालों का, हमने अभी चर्चा भी की थी उसके बारे में। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो देखिए यहां पे, कहां गया, ये रहा। इसमें गिनिए कितने ट्राइंगल हैं? सर इसमें अगर हम गिनेंगे तो 1 2, नीचे एक तीसरा और पीछे, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है 2D नहीं है, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा है वो 3D ऑब्जेक्ट है।
तो 1 2 सामने, तीसरा नीचे, चौथा पीछे की साइड होगा, तभी तो वो पूरा पैक होगा। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा था ये किसका है, ये एक ऐसे पॉलीहेड्रॉन का है जिसमें आपको केवल एकदम मिनिमम 4 ही ट्राइंगल्स लगे, उससे कम में आपकी बात नहीं बनी। चलिए, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, ये भी हम देख चुके हैं। उसी चित्र के जस्ट बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, ये देखिए, ये नीचे है स्क्वायर और आपके पास ऊपर कितने ट्राइंगल है, 1 2, तीसरा पीछे वाला, चौथा इस तरफ, ये होगा 4 ट्राइंगल। ठीक है, तो 4 ट्राइंगल और एक स्क्वायर बेस, कुछ इस प्रकार बन सकता है आपका पॉलीहेड्रॉन, जिसमें आपके पास स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स हैं। तो किस किस केस में पॉसिबल था सर, 3 ट्राइंगल वाले में पॉसिबल नहीं था, 4 ट्राइंगल में यस, और चौथे वाले में भी, जिसमें आपके पास एक स्क्वायर है और 4 ट्राइंगल है, उसमें भी आपका काम बन जाएगा। तो मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। आपको खाली बताना था ऐसा हो सकता है नहीं, आपने बता दिया यस या नो के फॉर्म में विथ रीजन भी। चलिए, स्क्रीन हो गई यहां पे क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड प्रश्न, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रॉन विथ एनी नंबर ऑफ फेसेस, एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हिंट, थिंक ऑफ अ पिरामिड। अब कहना क्या चाह रहा है वो कि मैं कितने भी फेसेस चाहूं, क्या उतने फेसेस वाला पॉलीहेड्रॉन बना सकता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे पिछला सवाल ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पिछले सवाल में आपने क्या देखा सर, पिछले सवाल में हमने देखा कि जब आप केवल 3 ट्राइंगल ले रहे थे तो पॉलीहेड्रॉन नहीं बन रहा था। ठीक है, जब आपने 4 ट्राइंगल लिए तो फिर उससे क्या हुआ सर, उससे ऐसा बना जिसके कितने फेसेस थे, 4 फेसेस, 1 2 3 4, हाँ 4 फेसेस थे। ठीक है, जब आपने एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल लिए तब कितने फेस का बना, 5 फेस का बना। ठीक है, अब जब आप ले लेंगे एक पेंटागन, ठीक है, और 5 ट्राइंगल, तब कितने फेस का बनेगा, गिन लीजिए सर, तब बनेगा 5 और एक 6 फेस का। आप ले लेंगे एक हेक्सागन, ठीक है, और 6 ट्राइंगल, कितने फेस का बनेगा ये भी देख लीजिए सर, 6 और एक 7 फेस। चलिए, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके नंबर ऑफ फेसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो मतलब कितने भी फेसेस बना सकते हैं, एनी गिवन नंबर, आप 20 बोलो, 50 बोलो, 60 बोलो, सब इतने फेसेस हम ला सकते हैं। परंतु किंतु एक ही कंडीशन है, क्या, मिनिमम कितने होने चाहिए सर, मिनिमम है 4 फेसेस। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रॉन विथ एनी नंबर ऑफ फेसेस? Yes, it is possible to have a polyhedron with any number of faces given that the minimum number of faces is 4. ठीक है, मतलब कम से कम 4 फेस होंगे, उससे कम फेस वाला पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता, उससे ज्यादा का बन सकता है। तो आपने मेंशन कर दिया कि हाँ, कि एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस 20 21 24 26 किसी भी अमाउंट का, किसी भी नंबर के फेसेस का बन सकता है पॉलीहेड्रॉन। परंतु किंतु मिनिमम कितना है, मिनिमम 4 फेस होगा, उससे बड़ा ही बनना चाहिए, उससे छोटे में बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 3 है आपका, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज प्रिज्म है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला एक नेल। तो भैया प्रिज्म बनने की जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन। तो पहले तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं है। सर ये जो नेल है इसमें ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड होती है। कर्व्ड कैसे भाई, नेल जो होती है वो थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप की या कोन शेप की होती है। तो ये जो आदरणीय कील दी है ये तो पॉलीहेड्रॉन ही नहीं है, ये क्या है, इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। तो प्रिज्म होने की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है, यहीं पे सिलसिला खत्म। अब यहाँ पे अनशार्पन्ड पेंसिल, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अनशार्पन्ड पेंसिल को तो क्या वो पॉलीहेड्रॉन होती है, पहले ये चेक करो। सर कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं होती है, आपकी गोल वाली पेंसिल नहीं, जो दूसरी पेंसिल होती है जिसमें ऐसे आपके साइड्स होते हैं पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए, गोल वाली पेंसिल भी होती है। लेकिन यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, वैसी पेंसिल की जिसमें साइड कैसी होती है, ऐसे रेक्टेंगल शेप होती है ताकि आप अच्छे से उसको ग्रिप कर सके। ठीक है, कुछ पेंसिल ट्रायंगल शेप की भी होती है, तो वैसी पेंसिल की बात हो रही है यहाँ पे। क्या उसको आप बोलेंगे वो प्रिज्म है? सब प्रिज्म बोलने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि टॉप और बॉटम जो है
वो होना चाहिए कैसा, बराबर होना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे किसी पेंसिल का, अगर आप ये मान लीजिए इसको आप बोल रहे हैं बॉटम, ये किस शेप का है, हेक्सागन। टॉप किस शेप का होगा सर, टॉप भी हेक्सागन शेप का होगा। अब ये मत कहना कि मेरे पेंसिल में ऊपर तो इरेजर लगा हुआ है, सिंपल सादी पेंसिल जिसमें पीछे इरेजर नहीं है भी और गोल नहीं है, वैसी वाली, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इसके टॉप और बॉटम को तो वो है कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन, दोनों कैसे होंगे, दोनों एक ही नाप के हेक्सागन होंगे, ठीक है। और जो आपके जो ये साइड्स हैं वो कैसी हैं सर, वो भी रेक्टेंगल शेप के, मतलब वो भी पैरेललोग्राम है। तो कुल मिला के ये एक प्रिज्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, जो साइड्स हैं वो पैरेललोग्राम है, तो इसको आप प्रिज्म बोल सकते हैं। अ टेबल वेट, लेकिन टेबल वेट का डिजाइन कैसा है, थोड़ा ऐसे पॉइंटेड टाइप का है, ठीक है। क्या पहले इसका हम टॉप और बॉटम चेक करेंगे, बॉटम तो ठीक है लेकिन टॉप तो है ही नहीं, टॉप पे तो एक टिप आ गई है। अब भाई टॉप नहीं है तो अब प्रिज्म नहीं है, तो ये हो जाएगा NO न्यो, क्या हो जाएगा KNOW कनो, कनो मतलब वाला वो इंग्लिश नहीं, नो वाला, NO नो वाला नो। चलिए एक बॉक्स है, बॉक्स का जब आप बेस और बॉटम चेक करेंगे, बेस और टॉप चेक करेंगे तो क्या होगा सर, बेस और टॉप चेक करने पे हमें दिखेगा कि वो एक जैसे हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स हैं। और जो साइड्स है वो भी एक पैरेललोग्राम के शेप में, भले ही वो स्क्वायर शेप में और रेक्टेंगल शेप में हो, पैरेललोग्राम ही है दोनों, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपका प्रिज्म होगा। तो जरूरी नहीं कि ट्राइंगल देखते ही मार्क कर दो सीधा कि ये प्रिज्म है, ट्राइंगल भी देखना है, क्यूबॉइड भी देखना है, सब कुछ देखना है। और सबसे पहले क्या देखना है, बेस और टॉप, ठीक है। यदि बेस और टॉप एक जैसे हैं तो ही आप प्रिज्म बन पाएंगे, ठीक है। तो प्रिज्म बनने की पहली जो कहानी थी वो थी कि भाई साहब आप पहले पॉलीहेड्रॉन बनना पड़ेगा, फिर आपको बेस एंड टॉप चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप बोल पाएंगे कि वो है या फिर नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन है तो फिर वो पॉलीहेड्रॉन प्रिज्म बन सकता है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे, क्लियर। तीसरा सवाल हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। सवाल क्रमांक 4 है हमारा, हाउ मेनी प्रिज्म एंड हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रिज्म और सिलेंडर कैसे एक जैसे होते हैं। ये थोड़ा सा हो गया टेक्स्ट बुक टाइप सवाल। अब जरा यहां देखो, प्रिज्म का एक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ होगा एक प्रिज्म, ठीक है। अब आप जब सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्रिज्म और सिलेंडर दोनों में टॉप और बॉटम का काफी बड़ा रोल है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी सिलेंडर की टॉप को हटा हटा के घिस घिस के ऐसा नुकीला बना देंगे तो वो सिलेंडर से क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए दोनों कैसे होते हैं भाई, सिलेंडर और प्रिज्म में जो सबसे बड़ा कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि दोनों के टॉप और बॉटम कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब दोनों के टॉप और बॉटम बराबर होते हैं। यहां पे इसका टॉप और बॉटम ट्राइंगल या स्क्वायर हो सकता है, वहां पे सिलेंडर के केस में टॉप और बॉटम हमेशा सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो क्या है दोनों में चीजें सेम कि सर दोनों के टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट होगा तो भाई साहब वो फिर सिलेंडर नहीं कहलाएगा, ये सिलेंडर थोड़ी है, इसका तो कुछ और नाम है। आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, इसको आप कहां पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं में। तो ये सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है सर, टॉप और बॉटम को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ता है, टॉप एंड बॉटम कॉन्ग्रुएंट। चलिए अब पिरामिड और कोन में क्या समानता है जरा ये सोच के बताइए। सर पिरामिड और कोन में हम ये समानता देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए ये आपका है पिरामिड, ऐसे कुछ बनेगा नहीं सर, एक मिनट रुकिए, अगर मेरे पास एग्जैक्ट ड्राइंग स्किल्स अच्छी होती तो फिर क्या ही बात थी। चलिए कोशिश किया, प्रयास किया। तो ये है आपका मान लीजिए एक पिरामिड और आपका कोन कैसा बनता है, चलिए हो गया आपका कोन, ठीक है। अब पिरामिड और कोन में क्या समानता है, तो भाई देखो पिरामिड और कोन दोनों में बेस का बहुत महत्व है, ठीक है। तो आपका बेस कैसा होता है सर, बेस का बहुत महत्व है, टॉप इसमें नहीं होता है, ठीक है।
तो इसमें बेस रहता है और टॉप कैसी होती है, टॉप हमेशा पॉइंटेड रहेगी या फिर एज एक जैसा नुकीला रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है किसमें, मतलब ये समानता है किसमें, पिरामिड और कोन में, ठीक है। तो पिरामिड और कोन में बेस का बहुत बड़ा रोल होता है, बेस से डिफाइन होता है कि कौन कैसा होगा, और टॉप इसमें नहीं रहती है, ठीक है। और बेस पर ही पूरा फिगर डिपेंड करता है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर। तो भाई पिरामिड का बेस कैसा रहेगा, ट्राइंगल या स्क्वायर शेप रहेगा। कोन का बेस कैसा रहेगा, सर्कुलर शेप का रहेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में आपका बेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेस से ही पूरा फिगर बनता है। चलिए, ये हो गया स्क्रीन क्लियर। चौथा सवाल हमने कर दिया समाप्त। तो पांचवा सवाल है हमारा, इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, एक्सप्लेन। अब ये भी थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन है। स्क्वायर प्रिज्म बनता कैसे? सब प्रिज्म की परिभाषा होती है कि जो आपका बेस रहेगा, ठीक है, वैसा ही आपका टॉप रहेगा, ठीक है, और उनको जो आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपका एक बढ़िया सा प्रिज्म बनता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बना के बताऊं, जैसा कि मैंने बचपन में सीखा था किसी भी उसको बनाना, क्यूबॉइड को या क्यूब को, कुछ ऐसा ही सीखा था मैंने बचपन में, तब से अभी तक मैं ऐसा ही बनाता हूं। तो भाई आप देखिए यहाँ पे जो बेस है उसी के बराबर टॉप है, तो मतलब दोनों क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है। क्यूबॉइड आपको पूछ रहा है क्यूब और प्रिज्म क्या एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यूब और प्रिज्म में एक बारीक सा फर्क होता है बारीक सा फर्क ये होता है कि अभी मैं आपको एक और प्रिज्म बना के बता रहा हूं और आप बोलोगे कि हाँ सर ये भी प्रिज्म है, जो आपने पहले बनाया था वो भी प्रिज्म है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा अपना हाथ हिला हुआ है ड्राइंग में। चलिए, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये भी एक आपका प्रिज्म है, ठीक है, लेकिन 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 ये आपका क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी गंदी है मुझे पता है, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई साहब जो प्रिज्म होता है स्क्वायर प्रिज्म, उसमें टॉप और जो बॉटम होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। साइड्स पर कॉन्ग्रुएंट होने की कोई भी बंदिश नहीं है, साइड्स बड़ी और छोटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारे जो फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो इन स्क्वायर प्रिज्म केवल टॉप और बॉटम को होना पड़ता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या होना पड़ता है, इन दोनों को होना पड़ता है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। यहां पे खैर बेसिकली स्क्वायर्स हो जाएंगे क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। लेकिन क्यूब के केस में ऑल द फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मतलब अगर कोई स्क्वायर प्रिज्म में आपकी जो साइड्स हैं वो बड़ी हो जाए या फिर बहुत छोटी हो जाए तो भी आप उसको स्क्वायर प्रिज्म ही कहेंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और परंतु इस केस में, किस केस में, आपके क्यूब के केस में सारी साइड जो होती है वो कैसी होती हैं भाई, सारी साइड जो होंगी वो होंगी हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ये डिफरेंस याद रखना। हाँ, अगर आप ऐसे डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे स्क्वायर प्रिज्म जो कि स्पेशल एक फीचर रखते हैं कि सारी साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, वो क्यूब कहलाते हैं। तो आप मे भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई स्क्वायर प्रिज्म की जो फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर आते हैं क्यूब्स, ठीक है। नॉट ऑल क्यूब्स एंड स्क्वायर प्रिज्म, सम स्क्वायर प्रिज्म कैन बी ऑफ अदर शेप, वो क्यूबॉइड शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपका बेस स्क्वायर है, टॉप स्क्वायर है, लेकिन जो वॉल्स हैं वो बहुत बड़ी, जैसे एग्जांपल हमारे घर में पोल जो होते हैं, ठीक है, जो आपके घर में, ये बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपके घर में पोल होते हैं, वो स्क्वायर, वो कैसे होते हैं, मे बी उनको आप स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं क्योंकि उनका बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो लंबाई है वो कितनी ज्यादा है, वो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है बेस और टॉप के, ठीक है। परंतु क्यूब वाले में क्या होगा भाई, बेस टॉप साइड सब एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। स्क्वायर प्रिज्म का एग्जांपल मैंने भी आपको दे दिया, आपके घर में ही दिख जाएगा आपको, कोई भी स्क्वायर शेप का या फिर आपके क्यूबॉइड शेप का जो आपके घर में पोल होता है ना, जिससे हम के बेसिस पे हमारा घर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो खंबे होते हैं घर के अंदर, ठीक है, जिन्हें हम कॉलम भी कहते हैं सामान्य भाषा में, उनको देखकर जब आप सोचेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही शेप के होते हैं, स्क्वायर प्रिज्म शेप के, ठीक है। चलिए
इसके बाद हमारा अगला सवाल है, वेरीफाई करना है आपको कौन सा यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है सर? वो कहता है कि फेस और वर्टाइसिस को जोड़ने पर जब आप ई मतलब एजेस को माइनस करते हैं तो आपका उत्तर आएगा 2। तो पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कितने फेस हैं, कितने वर्टाइसिस हैं, कितने एजेस, उसके बाद तो हम ये फाइनल कर पाएंगे। अब पहले वाले में आपके फेस देखो, 1 2 3 4, नीचे का जाएगा 5वां, ठीक है, और पीछे एक फेस होगा इस तरफ, एक फेस होगा इस तरफ, तो फेसेस होगा यहां पे कितने? 7 मेरे हिसाब से। एक बार दोबारा गिन लो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 तो आपको यही दिख रहा है, एक 5वां हो गया नीचे, ठीक है, एक होगा इस वाली जो ये हमारा साइड है उसके साथ में, और एक होगा इसके साथ, तो 7 होगा ये फेसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इसके वर्टाइसिस की। तो वर्टाइसिस गिनिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे भी 1 2 3 4 और एक 5 होगी उस तरफ, ठीक है। तो 5 और 5 कितने हो गए? वर्टाइसिस हो गए 10। गिना आपने? जी सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको और क्या गिनना है सर? एजेस गिनने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एजेस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और एक पीछे कितने होंगे सर? पीछे एक बीच में आएगा 13, एक यहां से आएगा 14, एक वहां से आएगा 15, ऐसे होगा ना। अब ये तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो यहां पे पीछे एक जो 2 फेस हैं उनसे एक बीच में से निकलेगी उनको ज्वाइन करती हुई, और वो नीचे से भी तो ज्वाइन होंगे ना भाई। जब ऊपर 5 साइड वाला है तो नीचे भी होगा 5 साइड वाला, ठीक है। तो कितने होने चाहिए एजेस? सर एजेस गिनने में आ रहे हैं 15। देखो 3 तो हमने यही बना दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 5, 3 और 5 हो गया 8, उसके बाद फिर 9 10 11 12, फिर ये 3 13 14 15, ये हो गए कितने? 15 एजेस। फॉर्मूला में पुट करो तो भाई F प्लस V हो जाएगा 17, माइनस करोगे E तो आपका उत्तर आएगा 2। मतलब अगर हम इसको वेरीफाई करने का प्रयास करें तो 7 प्लस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब फॉर्मूला इज वेरीफाइड। क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा सवाल, आसान उत्तर। केवल क्या करना है आपको? फिगर को देखकर, उस ऑब्जेक्ट को देखकर आपको चीजें गिननी है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका। यहां पे भी देखो कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टाइसेस हैं। सर अगर हम फेसेस की बात करें तो ऊपर 1 2 3 4, नीचे यहां पे 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। सर यूं देखें तो ये तो एक क्यूबॉइड और एक पिरामिड का पिरामिड है कि वो है प्रिज्म है? सर ये है पिरामिड। तो भाई क्यूबॉइड और पिरामिड का कॉम्बिनेशन है, तो सर दोनों के फेसेस मिला के हम टोटल फेसेस नहीं लिख सकते क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि जब आपने इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा होगा तो पिरामिड का एक नीचे वाला फेस और क्यूबॉइड का ऊपर वाला फेस एक दूसरे में मिक्स हो गए होंगे, तो वो दिखेंगे ही नहीं। तो जो दिखेगा नहीं वो फेस नहीं होगा, तो यहां पे फेसेस होंगे 9। ऐसे देखा जाए तो पिरामिड में होते 5, इसमें होते 6, 6 और 5 होना चाहिए 11, परंतु किंतु क्योंकि आपने उसको एक के ऊपर एक रख दिया है तो एक फेस दोनों का छुप जाएगा, और एक कंप्लीट फिगर में कितने होंगे फेसेस? सर फेसेस होंगे 9। वेरी गुड। चलिए अब जरा वर्टाइसेस की बात करो तो 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस? 9 वर्टाइसेस, ठीक है। चलिए अब हम गिन लेते हैं एजेस को एक बार कंफर्म करने के लिए। एजेस 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए एजेस? एजेस हो गए 16। एक बार दोबारा गिनो, अपने आप पेंसिल से ड्रॉ करके गिनो, तब एग्जाम में थोड़ी मैं आऊंगा ऐसे गिनने। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ये एजेस हो गए, 5 6 7 8 ये हो गए, 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16, तो ये हो गए 16। टोटल करोगे आप भाई F प्लस V माइनस E लगाने पे आना चाहिए उत्तर 2। तो 9 और 9 माइनस 16, 9 और 9 जोड़ने पे आता है 18, 18 में से 16 गया तो आएगा 2, मतलब हमारा LHS RHS है बराबर
मतलब आदरणीय जो हमारे ये यूलर जी हैं उनका फॉर्मूला हो रहा है सही यहां पे सिद्ध। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, एकदम आसानी से यहां पे वेरीफाई हो गया दोनों केसेस में और हमें हमारा उत्तर मिल गया है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7 है आपका, यदि आपको फेसिस, वर्टाइसिस और एजेस दी हैं तो आपको बताना है, मतलब अननोन क्वांटिटी बतानी है। देखिए यहां पे अक्सर व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि भाई फेसिस, वर्टाइसिस, एजेस ऐसे दिए। यहां पे देखो, ये है फेसिस, ये है वर्टाइसिस, ये है एजेस, ठीक है। तो डैश प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी सर एक्स है जो हमारे फेसिस हैं प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए बहुत ही बेसिक सा गणित करना है हमें, जो नहीं पता है उसको x लिखा, वर्टाइसिस को ऐड किया, एजेस को माइनस किया, तो हमें जवाब मिलना चाहिए 2x। 6 में से 12 गया तो -6 बचेगा, 2 के बराबर, -6 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 8। कितनी? 8। सॉल्व किया आपने, उत्तर निकाला। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए हम और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। सर इसका दूसरा पार्ट कह रहा है हमसे कि भाई फेसिस हैं 5, ठीक है, वर्टाइसिस है अननोन तो उनको मान लिया y, और एजेस हैं 9, और इन सबको जोड़ घटाने पर उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए 9 और 5 को जब आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा -4, क्योंकि भाई 9 बड़ा है 5 छोटा है, प्लस माइनस करने पे आता है माइनस, और माइनस साइन के साथ 9 आ, क्योंकि 9 है बड़ा तो उसका साइन आ जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 के साथ 4 जुड़ के मिल जाएगा, बन जाएगा 6। तो कुछ इस तरीके से आपका उत्तर आना चाहिए। चलिए अंतिम इसका हिस्सा है जो कह रहा है कि भाई 20 है फेसिस, 12 है आपके वर्टाइसिस, और आपको एजेस पता लगाने हैं। तो 20 और 12 साथ में माइनस करना है एजेस, जिनको मैं लिख रहा हूं यहां पे z, और ये हैं 2 के बराबर, ठीक है। चलिए 12 और 20 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? सर 12 और 20 जोड़ने पे हो जाना चाहिए कितना? 32। वेरी गुड। 32 में से सर ये जो z है वो वहां चले जाएगा तो 2 + z हो जाएगा। भाई 2 पहले से था, -z वहां जाएगा तो +z, तो z की वैल्यू हो जाएगी 32 - 2 अर्थात कितनी? 30 होनी चाहिए z की वैल्यू। तो पहले केस में फेसिस आए 8, दूसरे में वर्टाइसिस आई 6, और तीसरे में एजेस आए 30, ठीक है। आसान सा ये प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर का आ सकता है, परंतु 1 नंबर में मतलब एक पार्ट, अगर ऐसे 3 पार्ट आएंगे तो 3 मार्क्स का हो सकता है, परंतु ये 3 मार्क्स ऐसे हैं कि आप आसानी से ले सकते हैं। बस खाली आपको क्या ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती ना करें, और एक बार आंसर अपना वेरीफाई कर ले। 8 6 14, 14 में से 12 गया तो ठीक है 2 बचेगा, 6 और 5 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, 20 और 12 हो जाएगा 32 में से 30 गया तो 2 बचेगा। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर, और इसी के साथ हमारा यहां पे सवाल क्रमांक 8वां आ चुका है जो हमसे कह रहा है कि कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसिस। देखो अब इसको हमें चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जाना पहचाना सा फॉर्मूला है जो कहता है f + v - e = 2। ये जो फॉर्मूला है ये सारे पॉलीहेड्रॉन में लगता है, A to Z सारे में, ठीक है। तो मतलब यदि आप ऐसा चेक करना चाह रहे हैं कि भाई साहब 10 फेसेस हैं, 20 एजेस हैं और 15 वर्टाइसिस हैं, तो भैया सिंपल है, यदि आपको हमारे मतलब इनके पॉलीहेड्रॉन के समूह में आना है तो उनके नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे। तो यदि आप ये वाला नियम कायदा कानून फॉलो करते हैं तो ही आप पॉलीहेड्रॉन बन पाएंगे। सिंपल गणित। क्या बोला आपने? सर हमने ये बोला कि प्रभु यदि आपको पॉलीहेड्रॉन बनना है तो भाई पॉलीहेड्रॉन के नियम कानून कायदे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। भाई जैसे अगर आपको भारत देश में रहना है तो भारत देश के नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे, आप यूएसए में रहेंगे तो वहां के नियम कायदे कानून अलग होंगे, ठीक है। तो जिस जगह पे रहना है उस जगह के नियम कायदे कानून फॉलो करते हैं हम। तो हम चेक करते हैं क्या ये नियम कायदे कानून फॉलो कर रहा है। सर 10 + 15 - 20। अच्छा एक ध्यान रखना, देखो सवाल लिखते समय फेसिस के बाद एजिस लिखा है फिर वर्टाइसिस लिखा है, परंतु हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम फेसिस के बाद वर्टाइसिस ऐड करते हैं फिर एजिस माइनस करते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे अलट पलट है, ध्यान से करना, कहीं गलती मत कर देना, ठीक है। 10 और 15 हो जाएगा 35, नहीं कितना, सॉरी मेरी गणित थोड़ी कमजोर है। 10 और 15 हो जाएगा कितना? 25 में से 20 माइनस, हमारा जवाब आ रहा है 5,
परंतु आना कितना चाहिए सर 5 और 2 बराबर तो नहीं होते, ठीक है। भले आप 5 को उल्टा कर दो तो वो 2 जैसा दिखने लगेगा, पर वो 2 बन नहीं पाएगा। तो मतलब ये क्या है भाई, यहां पे यूलर फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो यूलर फॉर्मूला नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब ये जो हमारा जो भी एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन जो कि आप बोल रहे हैं वैसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हेंस एनी पॉलीगॉन with 10 faces, 20 edges and 15 vertices is not possible। क्या बोला हमने कि a polyhedron having 10 faces, 20 edges and 15 vertices is NOT, not possible, as simple as that। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। यहां पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म, लेकिन किंतु परंतु आपके लिए एजुकेशन गेन करने के चांसेस, नॉलेज गेन करने के चांसेस खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आपके लिए फुली फंक्शनल है, जहां पे आप अपनी क्लास का कंटेंट आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर ये होता है कि हमारे 22,000 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, गुम जाते हैं, तो यहाँ पे आपके वो गुमने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस भी किताब को आप पढ़ना चाहते हैं, उसके टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उसके टैब पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है, तो सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पलर यहाँ पे मैथ साइंस की आपको आसानी से मिल जाती है। बस आपको एक बार वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है। हर एक चैप्टर में कितने सेशंस हमने बनाए हैं, क्या टॉपिक कवर किए, वो सब आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। बस आपको करना यह है कि अब केवल पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे भी आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, तो जैसा ही आपका यूट्यूब का वीडियो होता है हूबहू वैसा ही वीडियो यहाँ पे चलता है। बस यहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है, रादर 2 एडवांटेज होते हैं। वो ये कि पहला एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, और दूसरा यहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है भाई कि ये सेशन देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। तो इस तरीके से आप केवल अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करके अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। हमने इस सेशन में क्या पढ़ा, तो बेसिकली हमारा कक्षा 8वीं का जो मैथ्स का टेक्स्ट बुक, उसमें एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर जो कि हमें बहुत सारे मार्क्स देके जाता है, जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। तो उसको हमने पूरा खत्म कर लिया है। 10.3 हमने पढ़ ली है, यूलर फॉर्मूला हमने देख लिया है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये कि इस पूरी एक्सरसाइज को और पहले के एग्जाम्पल्स को एक बार ट्राई करें खुद से, बिना किसी बाहरी सहायता के, मतलब सेशन देखने के बाद खुद से एक बार, ठीक है। एंड यस, एक और छोटा सा होमवर्क, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।